Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I'm here to teach computer science course to the second year students of Rawalpindi Board. We have already started chapter number 9. We have done a few sessions of chapter number 9 already. Today we will continue with our session and we will see from where we are going to start. In the last class, we have studied the concept of overflow and underflow. ओवरफ्लो की कंडीशन तब अकर होती है जब हमारी रेंज से वैल्यू अपर रेंज से वैल्यू बाहर निकल जाए, और अंडरफ्लो कंडीशन तब अकर होती है जब हमारी लोअर रेंज से वैल्यू नीचे चली जाए। तो वो वैल्यूज जो है यहाँ पे हमारे पास शो होती हैं। ये हमने प्रोग्राम भी लास्ट टाइम देखा था कि इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज किस तरह करके जो है इसके अंदर शो हमारी आउटपुट जो है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन में शो होती है। आज हमने जो स्टार्ट करना है दैट इज डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट मे अकर व्हाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। वो हम प्रॉब्लम्स अभी देखेंगे कि क्या क्या हैं। The user may face some problems while working with floating point numbers. These problems are as follows. Number one problem क्या है? That is cancellation error. The cancellation error occurs due to the manipulation of very large and very small floating point numbers. हमारे पास कैंसिलेशन एरर आता है जब हमारे पास दो बहुत बड़ी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो या दो बहुत छोटी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो, तो उसकी वजह से हमारे पास कैंसिलेशन एरर आ सकता है। The manipulation may show unexpected result. The large number may cancel out the small number when both numbers are added. यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी उसकी शो की हुई है। सपोज द यूजर एड्स द नंबर्स 1970.0 and 0.0000001234। स्मॉल केस में हमने एक लार्ज नंबर चूज कर लिया और एक बहुत स्मॉल नंबर चूज कर लिया। तो जब हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो फर्स्ट 6 वैल्यूज को तो डेसिमल पॉइंट की बीच में इंक्लूड कराएगा, लेकिन उसके बाद वाली वैल्यूज को इट विल जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर बाकी वैल्यूज तो इंक्लूड ही नहीं होती। तो रिजल्ट जो इसके अंदर इंक्लूड होगा दैट विल बी 1970.0000000 on some computers. In this, the result, the value 0.00000001234 has been cancelled in the calculation. तो बेसिकली 1234 जो एट द एंड आपकी कैलकुलेशन में आना चाहिए था वो इसके अंदर नहीं आ रहा और वो कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन एरर है कि अगर आप बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू को ऐड करेंगे तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है और वो एक्चुअल में कोई कैलकुलेशन करेगी नहीं, वो ऐसे ही रिजल्ट आपके पास शो करा देगी। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन जो एरर इसमें जनरेट होता है दैट इज अरिथमेटिक अंडरफ्लो। The arithmetic underflow occurs when arithmetic calculation is performed on two very small numbers. अंडरफ्लो की कंडीशन क्या थी वो भी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी और अभी भी मैंने आपको बताई है। जब लोअर रेंज से हमारी वैल्यू और भी नीचे चली जाए तो वो हमारे पास अंडरफ्लो कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास अंडरफ्लो कंडीशन आती है जब हम कैलकुलेशंस टू बहुत बहुत ही स्मॉल नंबर्स के साथ करेंगे। द रिजल्ट में बी टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, द रिजल्ट में बी रिप्रेजेंटेड एज 0 इन दिस सिचुएशन। वही चीज जो पीछे अभी इन्होंने बताई है 0.000000। तो ये अगर 6 जीरोस आपके आ जाएंगे और उसके बाद आप कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं और उसको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके पास उसकी आंसर को जनरेट नहीं करेगा और उसका आंसर सिंपली वो 0 ही शो करा देगा। तो ये जो है ये दैट इज अरिथमेटिक अंडरफ्लो। जो लास्ट हमारे पास एरर है दैट इज अरिथमेटिक ओवरफ्लो। The arithmetic overflow occurs when calculation is performed on two very large numbers.
अंडर फ्लो अगर तब होती है जब हम कैलकुलेशन टू वेरी स्मॉल नंबर्स के ऊपर करते हैं। ओवरफ्लो तब अकर होती है जब हम कैलकुलेशन टू वेरी लार्ज नंबर्स के ऊपर करते हैं। The result may be too large to be represented in a particular variable. A garbage value may appear in this situation. अगर दो बहुत बड़े नंबर्स आप ले लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हो सकता है वो मैक्सिमम रेंज से बाहर निकल जाएं, और जैसे ही मैक्सिमम रेंज से बाहर निकलेंगे तो वो हमारे पास गार्बेज वैल्यू जो है वो उसको शो करना शुरू कर देंगे। अब गार्बेज वैल्यू शो करने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई स्पेशल सिंबल्स आना शुरू हो जाएंगे जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। तो ये जो है हमारे पास गार्बेज वैल्यू आती है। अगर दो बहुत छोटी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो अंडरफ्लो कंडीशन पे जा सकती है। अगर दो बहुत बड़ी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो ओवरफ्लो कंडीशन पे जा सकती है। तो ये जो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट के एरर्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनकी वजह से हमारे पास अकर होते हैं। कैंसिलेशन एरर, अरिथमेटिक अंडरफ्लो एंड अरिथमेटिक ओवरफ्लो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। The floating point numbers can also be written in exponential or scientific notation. अब जिन्होंने पहले फिजिक्स पढ़ी हुई होगी उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट तो देखा हुआ होगा। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मैथ्स के अंदर इंक्लूड होता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बताने के लिए है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं हम उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। This notation represents large floating point numbers in a short way. तो अगर आपके पास बहुत बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ रहे हैं तो आप अगर एक्सपोनेंशियल या नोटेशन की फॉर्म में लिख देंगे तो वो ज्यादा इजीली जो है आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज मेंटिसा एंड सेकंड वन इज एक्सपोनेंट। The general form of writing floating point values in exponential notations is as follows: plus minus m e plus minus n, या फिर और के केस में plus minus m capital E plus minus n. The value before E is known as mantissa and the value after E is known as exponent. तो जो यहाँ पे m है ये हमारे पास मेंटिसा को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो n है ये रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट को कर रहा है। वैल्यू ऑफ जो बीच में e मेंशन किया हुआ है दैट इज बेसिकली फॉर एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो यहाँ पे आप e को स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, e को कैपिटल लेटर से भी लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द थिंग इज के इसकी रिप्रेजेंटेशन हमें ये बताती है कि हम मेंटिसा पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट को ज्वाइन करके लिख सकते हैं। इसकी अभी हम एग्जांपल देखते हैं। Some important points about exponential notations are as follows. Mantissa and exponent may be positive or negative values. मेंटिसा भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं और एक्सपोनेंट भी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। एक्सपोनेंट इज बेसिकली रेज टू पावर। वो भी अभी हम देखेंगे कि 10 रेज टू पावर की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में जाती है। Exponent is always an integer value. It cannot be a real value. एक्सपोनेंट जो है वो कभी भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट के अंदर वैल्यू नहीं आती, वो इंटीजर वैल्यू की फॉर्म में आती है, होल नंबर की फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट को कभी भी रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं डालना। मेंटिसा रियल नंबर में हो सकता है क्योंकि हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंट हमेशा जो है वो इंटीजर ही रहेगा। The absolute value of mantissa must be greater or equal to 1 and less than 10. The absolute value of mantissa जो है वो हमेशा हमारे पास greater और equal to 1 होनी चाहिए और ये जो है less than 10 ही होनी चाहिए। इनके बीच की रेंज ये एग्जिस्ट करती है, इससे आगे जो रेंज है वो हमारी साइंटिफिक नोटेशन से बाहर निकल जाती है। इसको भी अभी हम देखते हैं। सपोज वी हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दैट इज 1000.0। तो इसको अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे?
साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि डेसिमल पॉइंट से पीछे सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन की रिप्रेजेंटेशन में है। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो बाकी वैल्यूज हैं वो आगे आप 10 रेज टू पावर की फॉर्म में मेंशन करते हैं। तो अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को मैं पीछे शिफ्ट करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी साइंटिफिक नोटेशन में, दैट विल बी 1.0 into 10 raised to power, that will be actually 3 not 5. 1000 में जब डेसिमल पॉइंट पीछे शिफ्ट होता है तो ये 10 रेस्ट पावर 3 शो करेगा क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज ये पीछे शिफ्ट हो रहा है। तो 1.0 into 10 raised power 3 will be our scientific notation form. साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए और आगे जितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है वो 10 रेज टू पावर की फॉर्म में करते हैं। तो जब डेसिमल पॉइंट हमने मूव किया है तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज बैक मूव हुआ है, तो ये जो है हमारे पास 10 रेज टू पावर 3 शो करेगा। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट डाउन करना है तो 1.0 ई और 3। 1.0 जो है दैट इज द मेंटिसा पार्ट और 10 रेज टू पावर के अंदर जो वैल्यू है दैट इज द एक्सपोनेंट पार्ट। तो मेंटिसा ई एक्सपोनेंट पार्ट, तो ये हमारे पास 1.0 ई और जो रेज टू पावर की वैल्यू दैट इज 3 वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म नोटेशन है। In this example, 1.0 is mantissa and 3 is the value of exponent. Similarly, we have another example, 0.004694. Now, we have said के decimal point से पीछे एक ही whole number value होनी चाहिए, वो value 0 नहीं हो सकती, 0 के अलावा कोई और होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, अब हम 3 पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी 4.694। तो 3 पॉइंट्स आगे शिफ्ट किया तो इसलिए इंटू 10 रेज टू पावर -3 इसका आंसर आएगा। अगर हम पॉइंट को 3 पीछे शिफ्ट करते तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है। अगर हम पॉइंट को अपनी राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना था, तो हमने डेसिमल पॉइंट को आगे शिफ्ट किया है, दैट विल बी 4.694 इंटू 10 रेज टू पावर -3, क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हुआ है। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, 4.9694 ई -3। तो -3 जो है दैट इज द एक्सपोनेंट जो कि 10 रेज टू पावर में लाई कर है, एंड 4.694 इज द एक्सपोनेंट पार्ट। Some examples of floating point numbers with scientific and exponential notations are as follows. 1.98 1.98 ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है, तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में देखेंगे दैट विल बी 1.98 इंटू 10 रेज टू पावर 0। तो इसके अंदर बेसिकली 10 रेज टू पावर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इट विल बिकम 1.98 ई और 0, क्योंकि 10 रेज टू पावर के अंदर 0 वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है 4697000.0। इसके अंदर हमें डेसिमल पॉइंट पीछे शिफ्ट करके 4.697 करना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि डेसिमल पॉइंट से पीछे सिर्फ एक ही होल नंबर हो। और डेसिमल पॉइंट क्योंकि हम 6 प्लेसेस पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 रेज पावर 6 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में इट विल बिकम 4.6979 e or 6, because 10 raised to power 6 is the exponent value. Last one is 0.00053। अब हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और इसको 5.3 बनाएंगे इंटू 10 रेज टू पावर -4, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर रहे हैं, 0 0 0 और 5 के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास -4 आ रहा है। अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर एक्सपोनेंट में आएगी,
अगर डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी एक्सपोनेंट में, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में इट विल बिकम 5.3e-4। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। These are simple representations of scientific notations. हम प्रोग्रामिंग के अंदर इनको बहुत रेयरली ही कहीं पे यूज करेंगे, हमें नॉर्मली इनको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकते हैं. दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी दीज कॉन्सेप्ट्स. Now there is a concept of range and precision. The possible values that a floating point type variable can store as described in terms of precision and range. फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की जो हम वैल्यूज हम स्टोर करते हैं वो प्रिसीजन और रेंज फॉर्म में स्टोर करते हैं. प्रिसीजन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जितनी वैल्यूज हैं वो हमारे पास प्रिसीजन के अंदर आती हैं. और रेंज क्या है? इट इज द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10. 10 की पावर के अंदर जो वैल्यूज आती हैं दैट बिकम्स द रेंज. तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज है उन सारों को काउंट करें तो हमारे पास प्रिसीजन आ जाएगा, और 10 रेज टू पावर के अंदर जो वैल्यू या जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू गिवन होगी दैट विल बी आवर रेंज. A float variable has a precision of 6 digits and a range of 10 raised to power 38 to 10 raised to power minus 38 to 10 raised to power plus 38. हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट की जो प्रिसीजन वैल्यू है दैट इज 6, मीनिंग हम डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 वैल्यूज जो हैं उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज वी हैव वैल्यू ऑफ 0.1234567 इनटू 10 रेज्ड पावर 3. तो इसकी प्रिसीजन हमारे पास क्या आएगी? आप पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यूज को काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रिसीजन की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी. और रेंज जो है वो एक्सपोनेंट पावर है, तो 10 रेज्ड पावर 3 इज द एक्सपोनेंशियल पावर, तो 3 जो है वो हमारे पास रेंज आ जाएगी. Similarly, a value 0.12346 into 10 raised power minus 3. तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 6 वैल्यूज गिवन है, 6 डिजिट्स, तो इसलिए प्रिसीजन इज 6, और रेंज जो है वो हमारे पास 10 रेज्ड पावर 3 क्योंकि गिवन है, तो रेंज हमारे पास -3 हो जाएगी. तो ये जो है रेंज और प्रिसीजन जो है इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है a double variable has a precision of 15 digits and a range of 10 raised to power minus 308 to 10 raised to power plus 308. फ्लोट की जो हमारे पास रेंज थी दैट वाज 6 डिजिट्स, अब डबल की जो रेंज है दैट इज 15 डिजिट्स, मीनिंग आप डेसिमल पॉइंट के बाद 15 वैल्यूज जो हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 15 डिजिट्स तक वो एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकता है. A large precision provides more accuracy. जितनी ज्यादा प्रिसीजन होगी उतनी ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट जो है जनरेट होंगे. प्रिसीजन क्या है? डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी. फ्लोट के अंदर सिर्फ 6 वैल्यूज हो सकती हैं और डबल के अंदर 15 वैल्यूज होती हैं. The double data type is more suitable than float if the value is to be stored requires more precision. जहां पे हमें ज्यादा प्रिसीजन रिक्वायर्ड होगी या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आगे जाके कैलकुलेशंस करनी होंगी डेसिमल पॉइंट के बाद, वहां पे हमारे पास डबल जो है वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट जनरेट करता है देन फ्लोट. फ्लोट की इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है प्रिसीजन की. ओके ये हमारे पास रेंज, प्रिसीजन और रेंज का कॉन्सेप्ट था जो कि बस यहीं पर ही हमारे पास खत्म हो रहा है, और इसके अंदर हमने फ्लोट और डबल वेरिएबल्स को स्टडी किया है. यहाँ तक हमारे फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स जितने भी हैं वो सारे खत्म हो गए. इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास स्टार्ट होती है दैट इज करेक्टर डाटा टाइप. चार डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर डाटा वैल्यू. इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी. ये चीज हमने पहले भी देखी थी. चार जो है वो हमारे पास सिर्फ सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी जो है वो यूज करता है. सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी यूज करने का मतलब यह है कि वो सिर्फ एट अ टाइम सिंगल लेटर को हैंडल करेगा.
एक ही डिजिट उसमें हैंडल हो सकता है, एक ही वैल्यू हैंडल हो सकती है, उससे ज्यादा एट अ टाइम उसके अंदर हैंडल नहीं हो सकती, क्योंकि 1 बाइट इससे ज्यादा हैंडल कर ही नहीं सकता। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर और पंक्चुएशन मार्क एंड अ फ्यू अदर सिंबल्स। Character values are normally given in single quotes. It can represent single characters such as A, X, 5, hash. तो इसके अंदर हमारे पास लेटर भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, पंक्चुएशन मार्क भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि हम इंक्लूड करते हैं। द करेक्टर 5 जो कि सिंगल कोट में है, ये भी चीज हमने पहले भी देखी थी। करेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा सिंगल कोट की फॉर्म में होता है, कि उसके आसपास जो है वो हम सिंगल इन्वर्टेड कोट डालते हैं। द करेक्टर 5 जो कि सिंगल कोट में है इज मैनिपुलेटेड डिफरेंटली देन इंटीजर 5। ये भी चीज मैंने पहले बताई थी कि इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो विदाउट कोट्स होती हैं। अगर आप कोट के साथ लिख रहे हैं, उसके ऊपर सिंगल जो है कोट डाल रहे हैं, तो वो बेसिकली आपकी करेक्टर वैल्यूज में चली जाती है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंटीजर वैल्यू एनीमोर। It is possible to perform mathematical operations on character values. The characters can be added, subtracted and compared like numbers. हम करेक्टर्स के ऊपर भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम इनको भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं लाइक एनी नॉर्मल नंबर्स। अब मुझे ये बताएं कि ए और बी के ऊपर या एक्स वाई के ऊपर, इनके ऊपर कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी। ए और बी को हम कैसे ऐड कर सकते हैं अगर ए और बी की वैल्यू हमें नहीं पता होगी तो। ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इन्होंने शो की है। सिंपल हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है, सम का प्रोग्राम है, जो कि हमारी दो करेक्टर वैल्यूज को ऐड कर रहा है। इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। दीज बोथ आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है, तो लिखते हुए ये मिस्टेक नहीं करनी कि जब आप हैश इंक्लूड लिख रहे हो तो आगे स्पेस डाल के तो फिर stdio.h डाल रहे हो। अगर स्पेसेस डालेंगे तो वो भी इसके अंदर मिस्टेक्स कंसिडर हो सकती हैं, तो स्पेसेस इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालनी। stdio.h और conio.h जो है ये हमारे पास दोनों हेडर फाइल्स हैं, क्योंकि .h रिप्रेजेंटेशन के साथ है। इसके बाद हमारे पास void main है। void main हमारा रिप्रेजेंट करता है मेन फंक्शन को। मेन के बाद भी कोई स्पेस नहीं है, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स ओपन क्लोज की हैं। ओपन क्लोज ब्रैकेट्स के बीच में भी हम स्पेसेस को शो नहीं करते। इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे उसको एट द एंड हमने क्लोज भी करना है। दैट रिप्रेजेंट्स द मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। अब मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर एक्चुअल प्रोग्राम रिटर्न है। एक चीज ध्यान में रखनी है, हर प्रोग्राम का सिंटेक्स इज एग्जैक्टली द सेम। तो हर प्रोग्राम के स्टार्ट में यही चीजें इंक्लूड हो रही होंगी। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के साथ stdio.h, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के साथ conio.h, void मेन हमारे पास आ गया। मेन फंक्शन भी हर प्रोग्राम के अंदर लाजमी लिखा हुआ होगा। इसके अलावा कर्ली ब्रैकेट्स, ये चीजें हर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होनी है। सो इस तरह का काम पेपर में बिल्कुल नहीं करना कि आप जो है प्रोग्राम नहीं आता तो आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर कुछ सिंटेक्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आप पूरी बुक के अंदर जितने प्रोग्राम्स पढ़ेंगे सारों के अंदर यही चीजें यूज हो रही हैं। सो राइट डाउन समथिंग इन द प्रोग्राम। इवन इफ यू डोंट नो अ प्रोग्राम, डोंट लीव इट एम्प्टी। ऐसे ना हो कि क्वेश्चन खाली छोड़ के आप लोग आ जाएं, क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करके तो उसके अंदर आपने कोई ना कोई वैल्यूज, इतनी प्रोग्रामिंग आपको समझ आ जाती है कि आप उसके अंदर ये बता सकें कि हमने उसके अंदर वैल्यूज को किस तरह करके राइट डाउन करना। इसके बाद हम प्रोग्राम बॉडी को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास 4 गिवन है। 4 इज द डेटा टाइप, जो कि अभी हम स्टडी कर रहे थे, दैट वाज द करेक्टर डेटा टाइप।
ये हमारे पास कीवर्ड आ गया। इसके बाद हमने लिखा है ch1 ch2 सम। सो बेसिकली हम यहाँ पे 3 करेक्टर वैल्यू वेरिएबल्स को इंक्लूड करा रहे हैं। एक हमने करेक्टर 1 डाला है, करेक्टर 2 डाला है और एक सम वेरिएबल डाला है, और इनके नाम हमने ये मेंशन कर दिए हैं। क्योंकि तीनों सेम डाटा टाइप के हैं तो हमें इन्हें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि आप 4ch1 लिखें, फिर नीचे 4ch2 लिखें, फिर नीचे 4 सम लिखें। तो ये वाला काम यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो 4ch1 ch2 सम और आगे सेमीकोलन आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ गई क्लियर स्क्रीन, CLR SCR ब्रैकेट ओपन क्लोज और आगे सेमीकोलन। क्लियर स्क्रीन भी आप हर क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाल देंगे तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो क्लियर स्क्रीन क्या करता है, वो बैक एंड कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो उसको रिमूव कर देता है। अब हमने वैल्यू स्टोर करानी है तो ch1 के अंदर जो है हम 2 वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, और यहाँ पे सिंगल कोट के साथ वैल्यू है। सिंगल कोट ये रिप्रेजेंट कर रही है दैट इट इज अ करेक्टर वैल्यू, इट इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। तो 2 को हमने रिप्रेजेंट किया, आगे सेमीकोलन, ch2 के आगे 6 रिप्रेजेंट किए, ये भी सिंगल कोट में है तो ये भी करेक्टर वैल्यू है, आगे हमने सेमीकोलन लगा दिया। सम के अंदर हमने ch1 प्लस ch2 और आगे सेमीकोलन कर दिया। अगर आपको ch1 और ch2 नहीं पसंद आ रहे, आप इसको a b कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6 और सम में हम a प्लस b कर देंगे। उसके बाद हमारे पास प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ के अंदर हम वैल्यू को शो कराते हैं आउटपुट के अंदर। जो हम प्रिंट एफ के डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखते हैं वो चीज जो है हमारी आउटपुट के अंदर शो हो जाती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी और कॉमा सम। परसेंटेज डी जो है वो इंटेजर वैल्यू को शो कराने के लिए होता है, और आगे जो हमने वेरिएबल दिया है वो करेक्टर टाइप वेरिएबल दिया हुआ है। तो करेक्टर टाइप वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में जो होगी वो परसेंटेज डी जो है यहाँ पे शो करा देगा। एट द एंड हमारे पास गेट सी एच है, ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमीकोलन। गेट सी एच इज यूज फॉर गेट करेक्टर, तो ये भी यहाँ पे वैल्यू हमने रिप्रेजेंट की है। अब चीज जो नोट करने की है वो ये है कि यहाँ पे करेक्टर 1 2 था और करेक्टर 6 2 जो है वो 6 था। जब करेक्टर 2 और 6 को हमने ऐड किया है तो हमारे पास सम 104 किस तरह करके आ रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन कि हमारे पास 2 और 6 ऐड होने के बाद 104 वैल्यू कैसे आ रही है। 2 और 6 हम मैथ के होल नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर तो ये इंटीजर होता तो 2 और 6 को आप ऐड करते तो हमारे पास वैल्यू 8 आनी चाहिए थी, पर क्योंकि हम करेक्टर वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दैट इज 2 एंड 6, तो इसका वैल्यू जो है 104 आ रहा है, और इसकी वैल्यू 104 जो है वो हम इसके थ्रू देख सकते हैं। इसके थ्रू हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी दैट इज करेक्टर 2 एंड करेक्टर 6, जो हमारे पास 2 और 6 करेक्टर वैल्यूज हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड इन ASCII टेबल। ASCII टेबल्स के अंदर हमारे पास करेक्टर के अंदर ये सारी वैल्यूज गिवन है, जिसमें 0 to 9 वैल्यूज भी हैं, सिंबल्स भी हैं, ABC करेक्टर्स भी हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, सारे स्पेशल सिंबल्स, जितने आपके कीबोर्ड के ऊपर चीजें गिवन है वो सारी की सारी ASCII टेबल में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इट इज अ स्टैंडर्ड टेबल, वी विल स्टडी इट लेटर ऑन। आपको इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओनली फॉर गिविंग यू द कॉन्सेप्ट। हमारे पास क्वेश्चन जो 2 करेक्टर वैल्यू है उसकी डेसिमल वैल्यू इज 50, और जो हमारे पास 6 है उसकी डेसिमल वैल्यू इज 54। तो हम जब 50 और 54 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जनरेट करेगा 104। तो बेसिकली जब भी आप करेक्टर वैल्यूज लिखते हैं तो वो उन करेक्टर वैल्यूज को ASCII टेबल के अंदर से उनकी वैल्यूज को पिकअप करता है, और अगर आप उनको इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो ASCII टेबल से ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके आपके पास शो करा देगा।
यहाँ पे 2 जो करेक्टर है उसके अगेंस्ट डेसिमल वैल्यूज 50 और 6 जो करेक्टर है उसके अगेंस्ट डेसिमल वैल्यूज 54। तो 50 प्लस 54 यहाँ पे ऐड होगा और उससे हमारे पास जो वैल्यू जनरेट होगी दैट विल बी 104। सो 104 विल बी और फाइनल सम आंसर। तो ये परसेंटेज डी जो है हमने इंटीजर फॉर्म में इसका आंसर यहाँ पे स्टोर करवाया है एंड दैट इज व्हाई वी विल गेट द 104 आंसर। Okay, that is it for the today's session. In case of any query, you can left it in the comment section below. Do subscribe the channel and also click on the notification icon. Thank you for listening. Allah Hafiz.